अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद कयूम और सलमान आबिद के साथ खबर लेके मैं हूँ इसाराना। और ये दुआ करते हैं हम कि आज का दिन आपके लिए खैर बरकत का बायस बने और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात की हेडलाइंस क्या हैं, एक नज़र डालते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक वजीर आजम का बयान, ISI सरबराह के नामों पर मुशावरत और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी जनरल की मुलाकातें आज के कौमी अखबारात में नुमाया तौर पेश आया है। रोजनामा नवाए वक्त की सुर्खी के अल्फाज हैं, नए DG ISI के तकर्रुर का अमल शुरू। वजीर इत्तलात, ISI सरबराह के मामले पर मुशावरत को रोजनामा दुनिया ने भी अहमियत दी है। ISI सरबराह के तकर्रुर पर मुशावरत मुकम्मल, मामला जल्द हल हो जाएगा, कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। वजीर इत्तलात, रोजनामा जंग ने इसी इशू को कुछ इस तरह से हाईलाइट किया है। ISI सरबराह की मुशावरत मुकम्मल, नतीजा बाकी। वजारत दिफा से समरी मौसूल होने पर वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी हो सकता है। रोजनामा पाकिस्तान ने ISI सरबराह के मामले को ही नुमाया तौर पर शाया किया। दूसरे अखबारात के मुकाबले में रोजनामा एक्सप्रेस ने वजीर आजम के बयान की सुर्खी लगाई है, मौसमियाती तब्दीली, वाइल्ड लाइफ पॉलिसियों की मंजूरी दुनिया मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की मदद करे। वजीर आजम। अंग्रेजी अखबारात में दी न्यूज की लीड स्टोरी के अल्फाज हैं, कन्फरिंग कंप्लीट्स एक्शन अवेटेड। डेली टाइम्स की मेन स्टोरी है, PM चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंसल्टेशन ऑन न्यू DG ISI कंप्लीट। द नेशन ने वजीर आजम के बयान को हेडलाइन में लिया है, पाकिस्तान ईरान हैव डायरेक्ट स्टेक इन अफगानिस्तान, सेज PM इमरान। वजीर आजम के इसी बयान को एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कुछ इस अंदाज से बयान किया है, पाकिस्तान ईरान वॉर यूनिफाइड रिस्पॉन्स ऑन टेरर। डॉन अखबार ने आर्मी चीफ और ईरानी जनरल की मुलाकात को टॉप स्टोरी के तौर पर लिया। बाजवा एंड बाकरी एग्री ऑन रिस्पॉन्स टू टेररिज्म। ये थी जी अखबारात की हेडलाइंस। और अब एक नज़र डालते हैं रनडाउन के ऊपर। PDM लॉन्ग मार्च पर नून लीग और JUI में इख्तलाफात। बलूचिस्तान में सियासी बुहरान संगीन हो गया। IMF से मुज़ाकरात के लिए वजीर खजाना वाशिंगटन पहुंच गए। रोजनामा जंग, दुनिया और एक्सप्रेस का इदारिया भी IMF के हवाले से है। और आज हम अपने प्रोग्राम में रोजनामा डाउन में बिलाल महबूब साहब का जो कॉलम है वो भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हैं? नए हौसले, नए अज़म के साथ, नई सुबह के साथ शफीक का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने। और शफीक जब हंसता है ना तो यकीन कर ऐसा लगता है फूल खिल गए चारों तरफ। अच्छा, ऐसा लगता है आप कहने लगे तो कुछ शरारत करने लगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है फूल खिल गए, मेरे पीछे कोई गिटार बजाने लग गया है, फिजा के अंदर रोशनी बिखर गई है। आपका इत्मीनान बढ़ जाता है, इत्मीनान बढ़ाने के लिए शफीक मुस्कुराते हैं। अच्छा सर, ये JUI और नून लीग में जो इख्तलाफात हैं उसकी खबरें, आज खबरें की सुपर लीड है और जंग में भी ये खबर मौजूद है कि इख्तलाफ ये है कि नून लीग का ये कहना है कि हमने रोड मार्च नहीं करना, हमने सिर्फ जलसे करने। और उनका ये कहना है कि जनाब अली जो जलसे हैं उससे हम पहले एक प्रेशर डेवलप करेंगे और उसके बाद उस तरफ आएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब को मुझे लगता है कि जो पसंद है रोड मार्च, ट्रक के अंदर ज़रा ये वो। शफीक साहब, आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून और JUI में इस हवाले से जो इख्तलाफ है वो PDM वैसे ही आलमोस्ट उसका इख्तिताम के करीब है, ये ज़्यादा तेज़ी से उस तब बढ़ेगी? देखिए, मुस्लिम लीग नून हमेशा ना जो एक्स्ट्रा लगेज है वो उसको उतार फेंकती है। चाहे उनका अपना उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जिनेजो, वो उसको ज़ियाउल हक साहब ने फारिग कर दिया और ये नवाज शरीफ साहब अपना चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे। तो ये अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ज़ात के लिए कुछ भी कर सकती है। हम इस प्रोग्राम में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो एक एजेंडा लेके चले हैं, लॉन्ग मार्च क्यों करते हैं? क्योंकि लॉन्ग मार्च में फ़ंड आता है ना। लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान से लोग लेके आए और पूरा हर तरफ से वो फंड इकट्ठा करेंगे। और फंड कहाँ जाता है, कितना खर्च होता है, ये बात की कोई पता नहीं चलता। और मेरी इतलात है मुस्लिम लीग नून जो पिछला इनका धरना था, जो अपना इस्लामाबाद गए थे, अच्छा खासा फंड किया था और उसका उन्होंने कहा कि भाई ज़रा हमें थोड़ा ब्रेकअप दें, उस पर भी उनके इख्तलाफात हो गए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जो है ना, शहबाज शरीफ साहब ये धरना छड़ने के हक पे बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैं पहले ही आपको बताया था, उनसे बात 2-3 मिनट बात हुई, वो कहते हैं जो आइन कानून के मुताबिक हो उसके मुताबिक चलें। अब ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून को पता है कि भाई अपना
अगर ये जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, पार्टी की जो मेजॉरिटी जो पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ आपको ज़ाहिर करती है ना पार्टी की इस वक्त क्या पोजीशन है, कितनी मजबूत है, क्या है, कितने उसके अपना मतलब आवाम में उसके रूट्स हैं। तो जो MNAs हैं वो यानी शहबाज शरीफ ग्रुप कह लें आप सादा लफ्ज़ों में, वो बिल्कुल इस किस्म की सियासत के खिलाफ हैं। वो कहते हैं हम इस सियासत में नहीं जाते, आप फोकस करें अगले इलेक्शन की तैयारी के। बल्कि एक MNA ने कहा कि मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि भाई बजाय इसके कि आप मौलाना के हाथों में खेलने के अगले इलेक्शन की तैयारी करें, उस पर फोकस करें, ये एहतजाज ये भूल जाएं और अपना जो टारगेट को और रखें। ये असल में ये कहानी है कि वो इलेक्शन की अगली तैयारी करना चाहते हैं और अपना जो फजलुर रहमान साहब वो अपना खेल खेलना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसमें अपना इन्होंने कहा कि अगले इजलास तक उनको मौखर कर दिया है। तो अब अगले इजलास में क्या होगा, ज़्यादा जो शहबाज शरीफ ग्रुप है वो प्रिवेल करेगा। जो मुस्लिम लीग नून का खुद अपना सेक्रेटरी जनरल ने कह दिया है कि हम इसमें लॉन्ग मार्च में नहीं जाएंगे। और ज़रा वो उनका हक भी बनता है कि अगले इलेक्शन की तैयारी करें। मौलाना के पल्ले क्या है, 2-3 सीटें, वो अपना अब नाश्ते में नहीं तो खा अपना चाय पर कर लेंगे। इनको तो पूरा रोड मैप बनाना पड़ेगा ना। सलमान, मैं अब सवाल करना चाह रहे हैं मुझसे शायद। जी मैं ये कह रहा हूँ शफीक ने एक बड़ी अहम बात की कि हम मौलाना के हाथों में क्यों खेले। ये बड़ा एक इस बात में जो कि क्या वाकई ये ख्याल पैदा हो रहा है नून लीग में कि हम इनके हाथों में क्यों खेले, हम अपनी विकेट पे खेलते हैं। बुनियादी बात तो ये थी कि दोनों एक दूसरे के हाथों में खेलने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। यानी मुस्लिम लीग नून फजलुर रहमान को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहती थी और फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहती। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में JUI जो है फजलुर रहमान, वो एक सियासी हंगामा करना चाहते हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ सियासी हंगामे के खिलाफ हैं। उनकी सारी तवज्जो 2023 के इलेक्शन के अंदर अपने लिए कबूलियत पैदा करनी है, अपनी पार्टी के लिए स्पेस पैदा करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि जनाब भाड़ में जाए आपकी स्पेस, इस मुल्क में अगर आपने हंगामा पैदा ना किया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, उनको ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब तो पंजाब में अपना हिस्सा मांगेंगे, मरकज में अपना हिस्सा मांगेंगे, मेरा तो हिस्सा जो है वो KPK के अंदर है। अगर वहां मुझे कुछ ना मिला तो फिर हमें वहां से क्या मिलेगा। इसलिए फजलुर रहमान का एजेंडा उस वक्त सूट करता था जब सारे के सारी फैसले की ताकत जो है वो मरियम के पास हो या नवाज शरीफ के पास हो। अब जब फैसले जो हैं वो शहबाज शरीफ पार्टी को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर शहबाज शरीफ क्यों मौलाना फजलुर रहमान का एजेंडे का हिस्सा बने, क्यों टकराव की सियासत करें, क्यों एस्टैब्लिशमेंट को गालियां दें, क्यों एक ऐसा माहौल पैदा कर दें कि जिसमें वो अपने आप को कबूल बनाने की बजाय नाकाबिले कबूल बना लें। इसलिए फजलुर रहमान के मुकाबले में शहबाज शरीफ ज्यादा इस बारे में सेंसिटिव है। और शहबाज शरीफ साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं जो इस वक्त शहबाज शरीफ ग्रुप को, वो भी ये कह रहे हैं कि हमें मौलाना फजलुर रहमान से बच के रहना चाहिए। अच्छा, लॉन्ग मार्च का मतलब क्या होता है? ये आपकी आखिरी डेस्टिनेशन होती है, यानी आखिरी हरबा होता है ना। आप ये कह रहे हैं कि अब हम 2023 के इलेक्शन में जा रहे हैं, अगले साल 1.5 साल के बाद इलेक्शन है इस मुल्क के अंदर, और आप कह रहे हैं कि जनाब आइए लॉन्ग मार्च करें ताकि सारा का सारा सियासी निजाम उखाड़ पुछाड़ करें। क्योंकि ये तो अब कहते हैं कि ये जो मौजूदा जमहूरी निजाम चल रहा है उसको भी पैक करें। फजलुर रहमान साहब तो ये कहते हैं, और मुझे लेके आए, नए इंतखाबात करवाएं, इमरान खान साहब की छुट्टी करवाएं, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जो रवैया वो इख्तियार करते हैं। इसलिए मैं ये देख रहा हूं कि अगर PDM के अंदर शहबाज शरीफ ने इन रहना है तो उनको सबसे ज्यादा जो है ना वो कॉन्शियस या जिसे कहते हैं खबरदार, वो फजलुर रहमान के एजेंडे से रहना होगा। इसलिए वो उसको अवॉइड कर रहे हैं और आप देखिएगा कि आगे जाके भी ये इख्तलाफात और बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि दोनों का एजेंडा एक दूसरे से मुतजाद है। खालिद साहब, वो जो एक था आर्या पार और क्या कहते हैं हम फला जगह पे धरना दे देंगे, हम फला जगह पे धरना, ये ज़बान थी मौलाना फजलुर रहमान और मरियम साहिबा की। शहबाज शरीफ ने ये ज़बान कभी भी इस्तेमाल नहीं की। तो आप भी दोनों की बात से एग्री कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब अब अपनी लाइन लेंगे और वो इस वाले बयानिए से निकल के वो अपनी एक शनाख्त के ऊपर खेलना चाह रहे हैं। देखिए, इसकी जो बुनियादी वजह ये है कि आर और पार के दो जो हामी लीडर हैं मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज, उनका मामला ये है कि वो दोनों पार्लियामेंट से बाहर हैं और शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के अंदर हैं। पीपल्स पार्टी भी पार्लियामेंट के अंदर थी। ठीक है। तो असल ये मसला है कि अब मैं समझता हूँ कि नून लीग और दीगर अपोजिशन जमातों की ये भी एक बहुत बड़ी नाकामी है
कि वो मौलाना फजलुर रहमान को पार्लियामेंट में लाने में नाकाम रहे हैं। उनको चाहिए था कि अगर वो कौमी असम्बली का इलेक्शन हार गए हैं तो उन्हें किसी तरह सेनेट का मेंबर बनाकर पार्लियामेंट में ले आते ताकि उन्हें जो है पार्लियामेंट के अंदर ही अपना किरदार अदा करने का मौका मिलता। दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जो रोड कारवां का मामला है या लॉन्ग मार्च का मामला है, ये इतना बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन असल इशू होगा कि मौलाना फजलुर रहमान अब कुछ अरसे बाद एक बार फिर जिस तरह पीपल्स पार्टी को इस्तीफों के मामले पर इम्तहान में डाला था, उसी तरह अब नून लीग को भी अब वो इस मामले में कुछ दबाव डालेंगे कि वो इस्तीफे दें, लेकिन नून लीग जो है वो किसी सूरत इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक इस्तीफे कारआमद नहीं हो सकते जब तक कौमी असम्बली के अंदर जो दूसरी बड़ी अपोजिशन जमात है पीपल्स पार्टी, वो इस हवाले से कोई फैसला नहीं करती। और वो क्यों फैसला करेगी जबकि सिंध के अंदर तो उनकी अपनी हुकूमत है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं और इस तरह के इम्तहान हैं जिनमें मौलाना फजलुर रहमान जो है वो डालने की कोशिश करेंगे नून लीग को, लेकिन नून लीग तो अब तय कर चुकी है कि उनका जो मज़ाहमती बयानिया है वो पीछे चला गया है। उनका जो शहबाज शरीफ का मफाहमती बयानिया है अब उसको आगे ले आए। ये जो नैरेटिव चल रहा है कि मुस्लिम लीग नून वाले ये सोच उभर रही है, आपके मैं अखबार में अपना तहरीर भी देखी थी कि मुस्लिम लीग मौलाना का स्टेक में कुछ नहीं है, और ख्वाजा आसिफ के हवाले से बयान था जाए कि सब कुछ स्टेक हमारा मुस्लिम लीग नून का बड़ा स्टेक है, तो बजाय मौलाना के उलझने के आप अपना अगर इलेक्शन की तैयारी करें तो इस हवाले से आपको रोशनी डालें। देखिए शफीक साहब, एक बात तो मानने वाली है, गिरफ्तारियां और कैद शीन लीग ने की, शहबाज शरीफ जेल गए, हमजा गए, ख्वाजा आसिफ गए, ठीक है, ये जो इनका एक ग्रुप है, इन सब को इन्होंने कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो शीन लीग ने नून लीग की निस्बत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, चाहे जितनी मर्जी सोने की आप पिंजरा बना लें, अगर उसको जेल का नाम दे दें तो दम घुटता जेल ही है, होती है। जेल ही होती है। इन लोगों ने बाकायदा इनके साथ ऐसा हुआ, और ये क्लेम करते हैं कि मरियम ने क्या किया है। मरियम ने सिवाय बयानात देने के और ऐसे बयानात देने से जिसकी वजह से हम अंदर हो जाएं, कुछ नहीं किया। सो अब ये बात तय कर चुके हैं शीन लीग कि हमने हर हाल में जो हमने कुर्बानियां दी, हमने उसे अपने लिए कैश करना है। किसी को थाली में सजा के मौलाना फजलुर रहमान तो एक दिन के लिए भी कहीं नहीं गए, जेल में गए। तो ये कहते हैं कि जब हमने ही जेलें भुगतनी है, लेकिन हमने ही सारा कुछ करना है, तो हम जो अचीवमेंट है वो हम फजलुर रहमान को या मरियम के हवाले एक और बात भी बताएं ना इसार साहब, ये बताएं ये जो कह रहे थे भी खालिद कीयूम साहब कि जी वो फजलुर रहमान दबाव डालेंगे कि वो मुस्लिम लीग नून इस्तीफे दे। मुस्लिम लीग नून को इस वक्त क्या सूरत पड़ी लगी है कि वो इस्तीफे देगी? बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की पूरी ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी वापस आ जाए, पीडीएम में एएनपी भी आ जाए, एएनपी भी आ जाए। अच्छा, शहबाज शरीफ ये क्यों सोच रहे हैं? शहबाज शरीफ एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में एक बात को सोच रहे हैं कि अगर ये आ जाएंगे तो एक बड़ा ही प्लेटफॉर्म बन जाएगा। उसमें ये है कि शहबाज शरीफ समझते हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर हैं, उन्हें पता है कि पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट के अंदर उनको जरूरत है। बिल्कुल आज भी एक पार्लियामानी कमेटी का जो इलेक्शन कमीशन के अरकान हैं, उनकी नामजदगी के लिए आज भी कौमी असम्बली में उसका इजलास हो रहा है, और उसमें पीपल्स पार्टी का जो रोल है वो फैसला कौन रोल है। तो शहबाज शरीफ तो ये समझते हैं कि जब चेयरमैन नैब का मामला पार्लियामानी कमेटी के पास जाएगा तो फिर फैसला कौन रोल जो है फिर उनका आ जाएगा, या इस तरह के दीगर जो मामलात हैं वहाँ पर पार्लियामानी एक रोल है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साहब देखिए, मुस्लिम नून के अंदर भी ना अब जो शहबाज शरीफ ग्रुप है उनसे मेरे 2-4 लोगों से बात हुई है, वो जो कल मरियम ने हरदा सजाई की इस्लामाबाद में, वो कहते हैं ज़ातियात की सियासत से बाहर आएँ। अगर आप ज़ातियात की सियासत पे आएंगे तो फिर हम उलझ जाएंगे। उनका फोकस करें, आपको अपनी पॉलिटिक्स को ज़ातियात से बाहर आ जाए। और फिर आप फिर ये कह रहे थे कि भाई कल तक तो अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये कौन कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के लीडिंग लोग हैं, वो कह रहे हैं कल तक मौलाना साहब जो है अपना मुसल्लह अफवाज के जो लीडर्स हैं उनको सरेआम जलसे में क्रिटिसाइज कर रहे थे, और मरियम ने एक हमारे अपना सीनियर फौजी अफसर के बारे में क्या कहा, और आज वो ये कर रहे हैं कि अपना हुकूमत के लत्ते ले रहे हैं।
तो मुनाफिकत की सियासत हो रही है। वो कहते हैं हमें जो हमारे इदारे कौमी इदारे उनको अपना सियासत में घसीटना चाहिए और साथ साथ जो है ज़ातियात की सियासत नहीं करनी, एजेंडे पे सियासत करें। आलिया हमजा मलिक साहिबा हमारे साथ हैं। मैं उन्होंने कहीं जाना था तो मैंने कहा कि मैं आपसे एक सवाल कर लूं। वो पीटीआई की रहनुमा हैं। आलिया साहिबा, जो मरियम साहिबा ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं खातून के तौर पे, आप उसे किस नज़र से देखती हैं? मैं अब इनके बारे में कहूँ, आपको पता है कि इन्होंने बाहर आकर इन सियासी थिएटर तो लगाया था, लेकिन आपने इससे पूछा आपके पास मनी ट्रेल क्या कहाँ है, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि ये सियासी केस है। बाहर आकर चीखे मारकर इस तरह की गलीज जबान इस्तेमाल करना ही शो करता है कि इनके दिल बोरे हैं। यहाँ पर आकर शो करने की कोशिश करनी है, करके तकरीर खत देके, झूठ फ्रॉड बेमानी करके, फोटोशॉप तस्वीरें देकर ये समझती हैं कि ये प्रेशराइज करके जमानत पर भी रहेंगी और ये समझती हैं कि ये प्रेशराइज करके अपने मुकदमात ऐसे ही मीडिया पर खेलती रहेंगी। लेकिन अब इनके मुकदमात का फैसला डेली बेसिस पर होगा और वहाँ इन्हें सही मानों के अंदर रसीदें जमा करानी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताया था कि ये जो मरियम ने कल स्टाइल अपनाया ना, बहुत से कल मैं 3-4 मुस्लिम लीगियों से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी इसको पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा देखिए फिर ये एक नया पंडोरा खुलेगा, फिर वो हमारे घरों के अंदर आएंगे और ये जाएगा फला जाएगा। तो ये जो मरियम सियासत कर रही है ना, ये इस वक्त पार्टी के मफाद में नहीं है। एक बात अच्छा, मरियम का जरा कॉन्ट्रडिक्शन देखें कितना बड़ा है। एक तरफ कह रही थी बड़े ढिठाई के साथ गिरफ्तार कर ले मुझे, मैं कब डरती हूँ, मैं कुछ जेलों से डरती हूँ, और दूसरी तरफ अदालत के अंदर जाके बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाती हैं, वहाँ दरख्वास्त जमा कराती हैं, वहाँ वकील तब्दील करती हैं, वहाँ ताखीरी हरबे इख्तियार करती हैं। यानी अगर आप इतनी ढटाई के साथ जितनी दीदा दिलेरी आप बाहर मीडिया टॉक में दिखाती हैं, इतनी अदालत में दिखा लें ताकि ये मुकदमा रोजाना की बुनियाद पर चले और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि आप मुजरिम हैं या नहीं है। लेकिन सवाल क्या है, इदारों को पोलिटिसाइज करो, इदारों में मखसूस अफराद को पोलिटिसाइज करो, नैब के ऊपर चढ़ जाओ, अदालतों पर पड़ जाओ और इस सारे खेल को इतना मुतनाज़ा बना दो कि जिसमें मैं अपने आप को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अंदर शामिल कर दूं। और मैं कहूं कि देखिए, और उनको डर है इस वक्त, उनको डर लग रहा है कि कहीं ये जमानत मेरी कैंसिल हो जाएगी, इसलिए इससे पहले मैं अपने आप को सियासी शहीद बना लूं और इस अंदाज का एक नैरेटिव बिल्ड कर दूं कि देखिए मुझे तो इंतकाम का निशाना बनाया गया। हालांकि जो कुछ वो कर रही हैं, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ इसको पसंद नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खालिद साहब, उन्होंने कल जादू टूने की बात की, आप चूंकि एक रिपोर्टर हैं बहुत, जो उनके हाथ में गिलास है वो शमसी तवानाई से चलता है। अच्छा देखिए, जिस तरह वो जो गिलास वो लेके चलती हैं, वो मेरा ख्याल है कुछ साइंटिफिक तोजीह है उसका किसी तोहम परस्ती से ताल्लुक नहीं है और वो शमसी तवानाई से चलने वाला है। उसकी बात कर रहे हैं। देखिए इनके भी इन्होंने पीर फकीर बुलाए होते हैं, जब निकलती है बकायदा वहाँ पे एक सीन होता है। एक कमरा है, आप माल्टन गए हो ना, लेफ्ट साइड पे बड़ा कमरा है जो हमेशा ऐसी मीटिंगों में इस्तेमाल होता था। तो वहाँ बैठ के जो पहले आते हैं, कुछ पढ़ते हैं, सारा करते हैं और फिर ये निकलती हैं और कुछ पढ़ने को देते हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है। शफीक जिस तरह कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त शफीक साहब फरमा रहे हैं कि इनका जो अपना, एक तो ये है कि उनकी जो कल की गुफ्तगू है उसको किसी भी सतह पर पसंद नहीं किया गया और इस गुफ्तगू ने मरियम नवाज का कोई सियासी कद बढ़ाया नहीं, क्योंकि उन्होंने गैर सियासी एक गुफ्तगू जो है वो की है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि शफीक जो बात कर रहे हैं ये तो वो खुद करते रहे, उनके जो अपने शोहर हैं कैप्टन सफदर, अब वो तो रहते ही दरबारों पर है, हर जगह जाते हैं और पार्लियामेंट की सीढ़ियों के ऊपर हमने देखा कि वो किस तरह नारे लगाते रहे हैं। और दूसरा, इनका अपना जो कैप्टन सफदर का अपना हलका है, वहाँ पर एक पीर साहब थे, एक बुजुर्ग थे, तो उनके पास नवाज शरीफ साहब भी जाते थे, उनके पास हमने देखा कि बेनजीर भुट्टो साहिबा भी जाती थी और इस तरह जो है बेनजीर साहिबा अक्सर जो है इन चीज़ों पर यकीन रखती थी और वो बुज़ुर्गों के पास जाया करती थी। और इसी तरह अगर आप देखें तो आसिफ अली जरदारी जब अवान सदर में थे तो उनके तो अपने एक पीर साहब जो हैं वो तो पक्के रहते ही वहाँ पर थे। तो ये तो सारे जो हमारे सियासतदान हैं वो भी, हम भी, सब लोग जो हैं वो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहबा ने अपनी गुफ्तगू में जो मजहबी मामलात पर जो बात की है उसको भी लोगों ने उस तरह पसंद नहीं किया। अच्छा, लेकिन एक बात शफीक साहब देखें, मरियम साहबा के विजन की एक बात तो मैं मानता हूँ कि उन्हें ये पता चल गया उनके विजन ने कि मैं गिरफ्तार हो जाना है, और इससे पहले उन्होंने कहा मैं जितनी बैशिंग कर लूँ, जितनी मैं हीरो बन जाऊँ,
और अच्छा, सलमान तो कह रहे थे ना कि जाने से पहले वो सियासी शहीद बनना चाह रही हैं। मुझे ये लगता है कि वो सियासी शहीद नहीं बनना चाह रही, उन्हें ये तो पता चल गया मैंने गिरफ्तार होने। वो कह रहे गिरफ्तारी से पहले मैं शहबाज शरीफ के रास्ते बंद कर दिया ना, जितने मैं बंद कर सकती हूँ उतने रास्ते तो बंद कर दूँ। लेकिन सलमान साहब, अब मैंने जो आपसे पूछना, सियासत के अंदर जो शाइस्तगी थी वो नवाज शरीफ के दौर से शुरू हुई, ख़त्म होना। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बहुत कुछ हुआ, मैं वो और हम लाइव हैं, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जो कुछ हुआ वो हम माजी का भयानक तरीन एक हिस्सा है। और उसके बाद ख़वातीन के लिए खुद असेंबली में खड़े होकर नवाज शरीफ ने, आपको याद होगा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए एक अल्फाज कहे थे, मैंने पढ़ा कि बीबी कमरे में जाके आंसुओं से रोती रही कि नवाज शरीफ ने ये मुझे पार्लियामेंट के अंदर ये जुमला कहा है। पाकिस्तान की सियासत में अगर औरतों के बारे में कोई नेगेटिव पॉलिटिक्स किसी जमात ने की है तो इसका क्रेडिट आप PMLN को दें। वो आपको नुसरत भुट्टो के कॉन्टेक्स्ट में हो, बेनज़ीर भुट्टो के कॉन्टेक्स्ट में हो, शर्मिला फारूकी के कॉन्टेक्स्ट में हो, इमरान खान के हवाले से सीता वाइट के कॉन्टेक्स्ट से शुरू हो जाए और फिर जमायमा से शुरू हो जाए, यानी टाइल चोरी का मुकदमा भी जमायमा पे बना था, आपको याद होगा। यानी इनका एक बड़ा असूल है कि अगर किसी को नीचे दिखाना है ना तो उसमें आप औरतों की कैरेक्टराइजेशन करके ना इसको एक टूल बनाकर इस्तेमाल करें। अब आप ये देखिए, एक तरफ ये कहती हैं कि जनाब हमारे पर PTI के लोग बहुत तनकीद करते हैं, दूसरी तरफ आप जो तनकीद करते हैं उस पर आप खामोश हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें वो जो हमारा है ना अपना सहाफती ब्रिगेडियर ग्रुप जो है, ब्रिगेड ग्रुप, उसको भी जरा देखें। यानी आप अंदाजा लगाएं कि जब मरियम ने ये कल बातें की हैं, आप मुझे बताइए रात ट्विटर पे कितने इन सहाफती ब्रिगेड ने जो है ना इसके ऊपर मजम्मत की है? नहीं की। लेकिन अगर यहां से कोई गुफ्तगू हो जाए किसी और जमात की तरफ से तो फौरी तौर पर ये खड़े हो जाते हैं कि देखें आप औरतों की इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं, आप मरियम है, वो कुलसूम नवाज थी, वो मरहुमा, वो फलां थी, वो फलां थी। ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है ना PMLN के हामियों के अंदर भी, उनके सहाफती दोस्तों के अंदर भी, यानी जो गुफ्तगू PMLN के लोग करें उसको तो वो कह दें कि जनाब ये हमारी सियासत का एक हिस्सा है। आपको याद होगा MQM के बारे में भी क्या अल्फाज अदा हुए थे एक दूसरे के बारे में, जो तो ये बदकिस्मती है कि PMLN ने इस कल्चर से ना तो अभी तक अपना दामन छुड़ाया, दावा करते हैं लेकिन यार मेरा ख्याल है आप मरियम नवाज के साथ ज्यादती कर रहे हो यार। वो क्या, उसको यार प्लीज ऐसा ना करें, वो क्यों मजीद डिप्रेशन में डालना चाहते हैं? उसे पता है कि 23 के इलेक्शन में ना वो है ना बाबा है, तो उसको फ्रस्ट्रेशन का वो इजहार करे, लेकिन इस पर्सनल लोग ना करे। और फिर ये देखें आपने कहा ना कि भाई ये मरियम नवाज जो कुछ ये कर रही है, इससे पहले जो मैं आई विटनेस हूँ कि जब इमरान खान का इलेक्शन था उसमें मुशाहिद हुसैन और मेरे दोस्त, नाम नहीं लेता मैं, चले आप मुझे इशारा कर रहे हैं, ले लेता हूँ, और नादिर चौधरी, ये जब कागजात अपने जमा कर रहे थे ना इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, तो वहाँ पे इन्होंने ना हमें एक पलंदे दिए इमरान खान साहब के हवाले से, तो साथ ये हिदायत की कि साड़ा ना आवे। तो मैं दी न्यूज़ में था, मैंने खबर शुरू यहाँ से की कि ये 3 लोग थे जो दे रहे थे, मुझ पर चढ़ पड़े ये क्या है। तो ये इनका वतीरा है, मुस्लिम लीग नून जो ना अपने इक़्तिदार के लिए वो अपने किसी को भी कुर्बान कर सकती है। अब देखें ना शहबाज शरीफ का बयानिया क्या है और नवाज शरीफ उसको मान नहीं रहे। और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि जो मुस्लिम लीग नून के ये जो पाकिस्तान में सियासत में जो ज़ातियात का जो अपना है ना जिक्र और ज़ातियात पे आना, ये सिर्फ अपना मुस्लिम लीग नून का ही है। फिर उन्होंने जो आपको पता है कि अपना हेलीकॉप्टर से जो फेंके थे, शफीक साहब आपने कहा कि इस तरह जो है जब तक देखिए कि जब तक नवाज शरीफ की और मरियम नवाज की नहली ख़त्म नहीं होती, वो इतनी आसानी से किसी और को भी पार्टी के अंदर वज़ीर आज़म बनने नहीं देगा। लेकिन एक कामयाबी उनको अब जो हमारे वज़ीर इत्तलात जो कहते हैं कि ये हर हफ्ते टास्क करते हैं कि इस हफ्ते किसने जलसों में और प्रोग्राम में जाना है, और उसमें जो ताज़ा टास्क किया नवाज शरीफ साहब ने, उसमें अब जो फैसलाबाद का जलसा है उसमें शायद मरियम नवाज जो है उनको भेजा जा रहा है। तो उसमें शायद हो सकता है कि वहाँ राणा सनाउल्लाह का ये इलाका है, वो पंजाब के सदर हैं, और वो भी इसी बयानिया जो मरियम नवाज का बयानिया है उसकी तरफ उनका एक रुझान है। तो जिस वजह से हो सकता है कि उनकी तरफ से भी मुतालबा किया गया हो कि मरियम नवाज से पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये जो फ्रस्ट्रेशन है जो मैंने कहा है कि हम ज्यादती कर रहे हैं, बेचारी ना 23 के इलेक्शन में होगी, ना आगे कोई अगली हुकूमत में कोई रोल होगा, ना मियां नवाज शरीफ होंगे, तो क्या इस फ्रस्ट्रेशन के यही आपका क्या ख्याल है? भाई बात देखें, पता क्या है, इन जो एक मेंटेलिटी है ना कि हम शाही ख़ानदान हैं, हम बादशाह हैं और हमारा हक है हुकूमत करना।
जब नीचे से तख्त निकलता है ना, तो फिर बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े बादशाहों को मैंने जुनूनी अंदाज में पागलों की तरह रिएक्टिव होते देखा है। अब क्या वजह है कि अमेरिका का कोई सदर जो है वो तीसरी दफ़ा नहीं आता? क्या वजह है कि जो दुनिया के बड़े कामयाब लोग हैं वो एक दफ़ा आते हैं, सारा कुछ करके चले जाते हैं, 3-3 दफ़ा आप बारी लेते हैं, 3-3 दफ़ा आप 5-5 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब होते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि जी 2.5 साल के अंदर मुल्क का ऐसा हो गया, हम आके नौजवानों की ज़िंदगी बदल देंगे। तो 35 साल तुम सुते रहे हो, 35 साल आपको नींद आती रही है। सो ये एक खौफ होता है कि हमारी बादशाहत जो है वो जारी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आएंगे और हम अब बलूचिस्तान के सियासी बुरहान पे बात करेंगे। जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जी वेलकम बैक जी। और इतलात ये हैं कि बलूचिस्तान में जो नाराज़ अरकान हैं उन्होंने वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब से मुलाकात की और उसमें उन्होंने कहा कि माइनस जाम कमाल हम जो भी है जाम कमाल साहब को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और उनका ये भी कहना था कि अगर आप ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान में कोई सियासी हल निकले तो उसका हल सिर्फ यही है कि आप जो हमारा तहरीक अदम एतमाद है उसको प्रोसेस होने दें और पता चल जाएगा कौन क्या कहाँ खड़ा है। शफीक साहब, बुरहान जो है वो तो अब रोज़ बरोज़ जो है बढ़ता जा रहा है, और क्या मंतकी अंजाम देखते हैं आप? देखिए, इसमें हमने पहले ही बात की थी कि वहाँ पे जो बड़ी पार्टी है वो बाप है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और उनके इत्तेहादी हैं। और ये हम पहले भी कह चुके हैं कि ये ट्रांसफ़र चेंज ऑफ फेस होगा, एक वज़ीर आला आएगा, उसी पार्टी का दूसरा वज़ीर आ जाएगा। और जमहूरियत का यही उसूल है कि आप चीज़ें तय करते हैं असेंबली में, सही बात, अपनी अक्सरियत से तय करते हैं। इसमें ये कोई नहीं है कि नून का या अपना कोई और फजल रहमान का कोई और आ जाएगा। इसमें ये सबसे बड़ी खूबी ये अच्छी बात ये है कि इसी पार्टी का आएगा। और पहले हम ये बात कर चुके हैं कि इसको एमिकेबली हल करें, इसको तमाशा ना बनाएं। कल कमाल साहब भी थे और उनके बुलदी साहब और दूसरे लोग भी इस्लामाबाद गए हुए थे, खटक साहब से मिले, लेकिन लग ये रहा है कि वो अपने उस पर अड़े हुए हैं। और मेरा हर मज़ीद ख़राबी के बजाय बेहतर है कि उनको आजमा लिया 3 साल। अगर जो बंदा 3 साल अपने मेम्बरान को साथ लेके नहीं चल सकता, अपनी कैबिनेट को साथ लेके नहीं चल सकता, इसका मतलब वहाँ कोई खराबी है। बाकी इल्ज़ामात तो अपोजिशन और जो उनका मुखालिफ ग्रुप इल्ज़ामात की तो कोई हद नहीं होती। जाम कमाल जो अब कर रहे हैं, लोगों वज़रा को मना रहे हैं, साथियों को मना रहे हैं,
अगर ये पहले कर लेते और जो लोगों के ग्रीवेंसेस बढ़ते गए वो दूर कर देते तो शायद ये सिचुएशन ना आती। देखिए जाम कमाल जिस वक्त वज़ीर आला मुंतखब हुए थे ना, उस वक्त भी कुछ लोगों ने उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। शुरू से ही जब से ये हुकूमत बनी है, जाम कमाल को अपनी पार्टी के अंदर और अपने इत्तेहादियों के दरमियान ये एक क्राइसिस हमेशा से रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अब आप देखिए तहरीक अदम तमाद पेश करने की बात की जा रही है, लेकिन मामला कहाँ रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है? इस्लामाबाद में, असम्बली में नहीं। इस्लामाबाद में कुछ सेटल डाउन हो रहा है कि जाम कमाल साहब इस्तीफा दे दें, और जाम कमाल साहब कहते हैं कि इनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए। अब इसमें आपने कहा कि जी वज़ीर दिफा भी हैं, चेयरमैन सेनेट भी हैं, गवर्नर बलूचिस्तान भी हैं, ये सब एक रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन मैं आपको बताऊँ, अगर आप ये समझ रहे हैं कि जाम कमाल इस्तीफा दे देंगे, ये नहीं होगा। जाम कमाल साहब को फिर आपको अदम तमाद के जरिए निकालना पड़ेगा अगर आप निकालना चाहते हैं, लेकिन शायद अपोजिशन या जो उनके मुखालफिन है वो वहां जाना नहीं चाहते, वो कहते हैं उससे पहले वो इस्तीफा दे दें। अब उसमें से कोई रास्ता बीच का जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं संजरानी साहब और वज़ीर दिफा, कल अगरचे मुज़ाकरात नाकाम हुए, लेकिन उसके बावजूद आपको पता है ये मुज़ाकरात नाकाम क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी प्राइस भी बढ़ा रहे होते हैं, हम अपना जोड़ तोड़ भी बढ़ा रहे होते हैं, हमें कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, जो मिल रहा होता है वो बहुत कम है। तो आप देखिएगा कि अगर कोई मफामत होती है तो इसमें बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा जाम कमाल को अपनी वजारत आला बचाने के लिए। कुछ फिर नए ओहदे भी, नए तरक्याती फंड बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके वो मैनेज होंगे। अगर वो नहीं होता तो फिर जाम कमाल साहब को जो है ना वो कुर्बानी का बकरा बनना पड़ेगा। मुझे लग ये रहा है कि ये सारा सिचुएशन जो है ये इस्लामाबाद में रिजॉल्व होगी, असम्बली में शायद। ठीक है खालिद साहब, रिपोर्ट एक इस हवाले से बनी हुई है, वो मैं कर लूँ शेयर, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। बलूचिस्तान में सियासी डेडलॉक बरकरार। सूबाई हुकूमत के नाराज वज़रा का कहना है कि माइनस जाम कमाल के सिवा कोई ऑप्शन कबूल नहीं है। जराये के मुताबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक की बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायम मकाम सदर ज़हूर बलीदी से मुलाकात हुई, जिसमें स्पीकर अब्दुल कद्दूस बजिंजो, सेनेटर मंजूर काकड़, सेनेटर कोदा बाबर, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, नसीबुल्लाह बज़ई समेत दीगर मौजूद थे। मुलाकात में बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। तहरीक अदम एतमाद के बाद पैदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। जराये का कहना था कि परवेज खटक ने नाराज अराकीन से इख्तलाफात अफ़वाम व तहफ़ीम के साथ हल करने की दरख्वास्त की, जिस पर अराकीन ने जाम कमाल के मुस्ताफी होने तक बातचीत से इनकार करते हुए दो टोक जवाब दिया कि माइनस जाम कमाल के अलावा कोई ऑप्शन कबूल नहीं है। जाम कमाल के अलावा तमाम ऑप्शंस कबूल हैं। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान साहब हमारे साथ हैं, बड़े अहम लीडर हैं और इस सारी गेम के अंदर उनका बड़ा अहम हिस्सा है। उनसे मैं कहा ज़रा सूरत हाल पूछते हैं क्या है। जाम साहब, कमाल साहब ने तो इनकार कर दिया सदारत छोड़ने से और आपने तो कायम मुकाम मुंतखब भी कर लिया, ये अब क्या दो सदर कैसे चलेंगे सर? कुछ भी नहीं बनेगा। वो जाम साहब इस्तीफा दे चुका था ना सदारत से, तो कोर कमेटी ने अपना क्या कहते हैं कि इंटरम जो है ना सदारत ज़हूर बलीदी को बना दिया है। वो तो उसका ट्वीट पड़ा हुआ है, सारी चीज पड़ी हुई है। ऐसा तो नहीं क्या एक दफा इस्तीफा दो फिर छोड़ो, इस्तीफा दो फिर। डेफिनेट ट्वीट है, उसका ट्वीट का हवाला भी दिया हुआ है उसमें जो नोटिफिकेशन हुआ है। अच्छा सर, क्या पोजीशन है तहरीक एतमाद की, क्या आपकी स्ट्रेंथ क्या है? एतमाद इंशाल्लाह कामयाब होगी। 41 है। और ये इस हवाले से इस्लामाबाद आए हुए हैं आप लोग भी, वो भी कुछ सियासी दबाव वगैरह तो नहीं है? नहीं, सियासत में किसके दबाव कोई किसी लिए देगा कोई दबाव? ये तो जमहूरी अमल है। जी बहुत शुक्रिया जी, जमहूरी अमल है। बड़ा मुख्तसर जवाब देते हैं और बड़ा कम्पैक्ट जवाब देते हैं। एंकर अभी सांस भी नहीं लेता तो उनका जवाब खत्म हो जाता है। अच्छा, राणा साहब, शफीक साहब ये कह रहे थे कि ये कोई नून लीग का भी इसमें कोई किरदार उन रोल नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी भी एक बुनियादी वजह हो रहा है। शफीक ने तो नहीं कहा, मेरे ख्याल है ਤੁਸੀਂ आपे सोचिया कि नून लीग का किरदार नहीं है, किरदार नहीं है। उसकी मैं थोड़ी वजाहत कर दूं कि नून लीग का कोई एमपीए नहीं है। और जो होता तो था, एक एमपीए था नवाब सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब, चले गए, वो पीपल्स पार्टी में चले गए। वो पहले भी पीपल्स पार्टी में थे, पहले बस वो वहाँ पर तो पार्टियाँ आपको पता। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो क्राइसिस है अपना बलूचिस्तान का, ये तो अब बलूचिस्तान से जो है वो सारा इस्लामाबाद में, और अब इसमें जो किरदार है फैसला कौन, वो भी इस्लामाबाद का है। और उसमें जो मेन रोल होगा ये इसमें, ये अब इतना संगीन हो चुका है ये क्राइसिस
कि अब ये मुलाकातों से या बाकी मामला से शायद उस तरह चेयरमैन सेनेट भी हल करने में नाकाम रहे हैं। अब इसमें जो फैसला कौन रोल होगा, जो किरदार अदा करना होगा, वो पीटीआई की क़यादत को करना होगा, क्योंकि पीटीआई जो है वो इस अलायंस के अंदर दूसरी बड़ी जो है वो इत्तेहादी जमात है, और उनका जो फैसला होगा उसकी बुनियाद पर ही ये क्राइसिस जो है दूर होगा। और दूसरा वो खड़े हैं, लेकिन इतना संगीन हो चुका है कि अब इसमें कुछ किसी नए फार्मूले की जो है वो ज़रूरत होगी इसको हल करने के लिए। ये छोटी मोटी और डेवलपमेंट के फंड वगैरह से ये मुझे नहीं लगता कि ये हल हो। और मसला वहाँ पैदा क्या हुआ जी कि जो जाम कमाल के दादा जाम गुलाम कादर के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था कि उनको वजारत आला से हटाकर स्पीकर बना दिया था, इसी तरह ये जो बाप पार्टी की बुनियाद है, ये तो कदूस बदन जो कि वज़ीर आला बनने की वजह से हुई थी, उनकी वजह से वहाँ बाप का एक रोल बना था। और उनको जब 3 साल पहले इंतखाबात हुए 2018 के, तो उसके बाद उनको स्पीकर बना दिया गया। और ये चीज़ उनके अंदर से, कदूस बदंजों के अंदर से पहले दिन से ही नहीं निकली, और ये 3 साल से ये महाज रही जाम साहब की और स्पीकर साहब की जो जारी थी, ये उसका नतीजा है। और मैं नहीं समझता कि किसी कुर्बानी के बगैर ये बलूचिस्तान का जो क्राइसिस है ये दूर हो सकता है। अच्छा राना साहब, आप भी ज़ाहिर न्यूज़ के आप पर बैठे हैं, हमने देखा खालिक यूनुस साहब ने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि हर 2 साल बाद बलूचिस्तान हुकूमत बनती है और इस तरह क्राइसिस आ जाता है। तो क्या उनके डीएनए में ये है, ये क्या मसला क्या है कि वहाँ पे ये क्यों केपी देख ले, पंजाब देख लें, सिंध देख लें, वहाँ हुकूमतें स्टेबल होती हैं, लेकिन बलूचिस्तान वाद सूबा है जहाँ पे ये ऐसी मारधाड़ चलती रहती है। तो इसके पीछे ज़रा आपकी बड़ी स्टडी, क्या वजह क्या है? क्या वहाँ पे पार्टियाँ मजबूत नहीं है या क्या मामला? बिल्कुल असल बात ये, एक तो ये चीज़ है, और बलूचिस्तान को हमें समझने के लिए ज़रा ये देखना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में गैर मुल्की क़ुव्वतें जो हैं कितना असरअंदाज होती हैं, और वहाँ पे किस तरह तखरीबकारी को प्रमोट किया जाता है। भारत का जो भयानक चेहरा है वो तो सबके सामने है, इसलिए वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है और वो इसको ज़रा एहतियात से लेके चलना पड़ता है। फिर दूसरी चीज़ ये कि जो ऊपर पार्लियामेंट है और नीचे अवाम है, इनके दरमियान इतना गैप है। जैसे ये बता रहे हैं कि उनके दादा जो थे वो वज़ीर आला थे, उनके परदादा वहाँ के नवाब थे, तो ये सरदारी निज़ाम जो है ये इतना मजबूत है। अदरवाइज आप ज़रा किसी दिन कैलकुलेट करें कि बलूचिस्तान को तरक्याती फंड के नाम पे कितने पैसे मिले, खासतौर पे जनरल मुशर्रफ के दौर में, ठीक है ना, कितना पैसा मिला, कहाँ गया वो, किनके पास गया वो। आप उनकी गाड़ियाँ, उनकी रिहाइश, उनका स्टाइल देखेंगे ना शफीक, तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये एक पसमानदा तरीन सूबे के रहनुमा है और इनका लिविंग स्टाइल जो है, अवाम का हाल देखें, अवाम का हाल देखें क्या है। और उनकी वजारतें पंजाब से भी ज़्यादा होती हैं, तो ज़्यादा होती हैं। अच्छा सर, अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक इशू है, IMF जो है उसका इजलास होना है। शौकत तरीन साहब जो हैं वाशिंगटन पहुंच चुके हैं और $1 अरब की किस्त पे बात होगी, और अगर ये कामयाबी के बाद एशियाई बैंक जो है उससे भी हमें फंड मिलेंगे, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये दौरा शौकत तरीन साहब का। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं क्या पहले उनसे बात करूँ फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुजम्मिल साहब तर्जुमान हैं वज़ीर ख़जाना के। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, वाशिंगटन में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, किस हम पोजीशन के साथ वहाँ पे गए हैं और हमारे उनके साथ जो मामलात हैं किस जगह पे खड़े हैं? लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर आप पाकिस्तान के लेंस से देखेंगे तो पाकिस्तान बड़ी बेहतर पोजीशन में गया इस दफा, क्योंकि IMF जितने भी इशारे जो है पाकिस्तान में जो है, IMF जितनी उसकी प्रोजेक्शंस भी उसके बरक्स पाकिस्तान ने परफॉर्म किया। यानी कि IMF कहता था 2% ग्रोथ होगी, पाकिस्तान ने 4% से ग्रोथ की। IMF कहता था पाकिस्तान का जो है जारी खसारा ज्यादा होगा, पाकिस्तान का जारी खसारा कम हुआ। IMF ने कहा टैक्स कलेक्शन जो है, टैक्स का रेट या शरह बढ़ाए बगैर नहीं बढ़ सकेगी, पाकिस्तान ने उसके बगैर जो है उसको करके दिखाया। गर्दिशी कर्जे, बिजली की कीमत बगैर बढ़ाए उसमें भी कमी लेकर आए हैं। तो ओवरऑल जो है पाकिस्तान की जो एक बार्गेनिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत बेहतर है। अगर मैं ये कहूँ कि 6 महीना पहले या जब हमने प्रोग्राम दिया था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो हमारे पास इतलात है कि हुकूमत ने एक सब्सिडी का प्रोग्राम बनाया है गरीब लोगों को देने के लिए, इतलात ये कि IMF उसकी मुखालफत कर रही है, और दूसरे ये कि सर कब तक हम ये IMF के चरणों में बैठे रहेंगे?
देखिए IMF कभी ये नहीं कहता कि सब्सिडी दें, IMF कहता है एग्जेम्पशन छोड़े। एग्जेम्पशन का मतलब ये होता है कि जो अमीर आदमी जो है उसके जो है बेनिफिट ले रहे हैं। IMF तो खुद कहता है कि जो वल्नरेबल आपका है उसको आप बराह रास्त मदद करें, जैसे एहसास प्रोग्राम वगैरह को IMF सपोर्ट करता है। तो सब्सिडी जो है, अगर पेट्रोल की कीमत कम करती है हुकूमत, तो पूरे पाकिस्तान में सबको फायदा होता है, अमीर गरीब सबको ना। तो अमीरों को वो कहता है कि आप एग्जेम्पशन ना दें और गरीबों को जिनका जो है मुश्किलात बढ़े उनकी आप मदद करें इनडायरेक्ट तरीके। देखिए इंशाअल्लाह ताला जो है, जो हालात इस वक्त पिछले 2 महीने से तब्दील हुए हैं, जो आलमी मार्केट में तेल की महंगाई, हर चीज की महंगाई, अगर वो ना होते तो मैं आपको वसूख से कह सकता था कि अगली हुकूमत, चाहे इनकी हो, PTI की हो या जिसकी भी होती है, उसको पहले दिन से IMF प्रोग्राम नहीं लेना पड़ता। वो अपनी हरकतों की वजह से, गलत पॉलिसी की वजह से लेती। इस वक्त फिलहाल जो है सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हुई है, लेकिन हुकूमत उसको भी बहुत ऐसे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करी। सर बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, आज जंग का, दुनिया का और एक्सप्रेस के जो इदारिये हैं वो भी IMF के हवाले से हैं। कुछ नकात मैं शेयर करता हूँ, फिर मैं चाह रहा हूँ आप इस पर बात कीजिएगा। वो कहते हैं कि जी जो IMF की नई रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोज़गारी में कमी होगी, एक अच्छी खबर है। फिर वो कहते हैं कि जी जो करंट अकाउंट में खसारा बढ़ने के इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं, शरह नमू 4% तक जाएगी, ये भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि हमने 4.8 रखा था, 4 चले 4 तक भी जाए तो 4, जब 4 तक जाएगी तो डेफिनेटली नए मौके पैदा होंगे, सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, वो कहते हैं बेरोज़गारी की शरह में भी 5% कमी होगी और अगले बरस जो है ये 4.8 तक चली जाएगी शरह नमू। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि इसकी रीज़न कोरोना के हालात पूरी दुनिया के ऊपर असरअंदाज हुए। बहरहाल हमें एक मजबूत मुआशी पॉलिसी जो है वो देनी होगी और आवाम को मुआशी रिलीफ देना एक बड़ा चैलेंज है। देखिए बात यह भी, अब आपने गुफ्तगू भी की एक्सपर्ट्स के साथ, बुनियादी तौर पे ये कोई हम कहेंगे कि कोई बहुत आइडियल रिपोर्ट है IMF की, ऐसी बात तो नहीं है और आइडियल हो भी नहीं सकती। जैसे खुद कहा गया कि कोविड के कॉन्टेक्स्ट में जो पूरी दुनिया की मईशत सुकड़ी है, तो उसमें पाकिस्तान का कैसे इतना बड़ा ग्रो हो जाना था, जो टारगेट हमने तय किए थे। देखिए ना, पिछले 3-3.25 साल में 2 साल तो हम कोविड को ही भुगत रहे हैं। तो एक तो इसको जहन में रखें। फिर दूसरी बात यह है कि जो आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं, अभी आप देखिए वो हमारे एक बड़े अच्छे इकॉनमिस्ट हैं डॉक्टर फरूक सलीम साहब, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कहा, उन्होंने कहा ये बात फेयर नहीं होगी कि हम सारा इल्ज़ाम सिर्फ PTI हुकूमत पे डाल दें। हालांकि वो आजकल PTI हुकूमत के नकाद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं ये ज्यादती है कि अगर हम सारा मलबा PTI पे डाल दें, क्योंकि जो आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वजह से। अब उन्होंने मिसाल के तौर पर बताया कि जो इस वक्त आप देखिए CNG जो है वो $10 से $50 तक गई है तो आलमी मंडी के अंदर। फिर आप ये देखें कि जो आपका ऑयल है वो $37 से $84 तक गया है। तो अब ये जो कीमतें दुनिया के अंदर बढ़ रही हैं, उसका फिर एक इम्पैक्ट आपको पाकिस्तान समेत नजर आएगा। अभी मैं कल इंडिया का पढ़ रहा था, इंडिया के अंदर भी ये बड़े सीरियस सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो महंगाई वहां पर आई है, यानी आप जरा देखें ना कि जो पेट्रोल की कीमत आपको मिल रही है और इंडिया में मिल रही है, उसका मवाज़ना है। ये मैं कह रहा हूं कि जो चैलेंजेस हैं वो हैं, और ये कहा गया है, जैसे अब आपने कहा कि कुछ बेरोजगारी में और महंगाई में कुछ शरह जो % है वो कम हुई है, लेकिन चैलेंज भी बदस्तूर पाकिस्तान में, कल भी हमने कहा था कि हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इस वक्त महंगाई का है, मईशत का है, रिलीफ का है। अच्छा, अब आप देखिए इतने बड़े क्राइसिस में किसान कार्ड भी मिल रहे हैं, हेल्थ कार्ड भी जा रहे हैं, ठीक है, एहसास प्रोग्राम भी चल रहा है और लोगों को भी रिलीफ मिल रहा है, नौजवानों को भी। तो कुछ ना कुछ तो हुकूमत कर रही है ना, ये हमें मानना पड़ेगा। इसलिए इसका इम्पैक्ट अब देखना है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी एक नुक्ता, मैं आखिरी बात करूं, उन्होंने कहा कोविड का अब शिद्दत कम हो गई है। अब कोरोना के बाद का जो इम्पैक्ट है उसमें शायद हम फिर कोरोना को जवाज ना बना सके, तो इसलिए अब ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वो जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि माशी मजबूत पॉलिसी, वो देनी होगी कि ताकि हम ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकें और ज्यादा लोगों को रिलीफ मिल सके, ताकि लोगों की जिंदगियों में भी खुशहाली जो है वो आ सके। खालिद साहब, जो हुकूमती इकदाम हैं, जैसे सलमान ने कहे, एहसास प्रोग्राम है, अब सब्सिडी का आ रहा है, हेल्थ कार्ड है, किसान कार्ड है, ये सारी चीज़ें जो हैं, आप समझते हैं कि इससे सोसाइटी पे इम्पैक्ट बनेगा और जो लोग डिज़र्विंग हैं वो किसी हद तक उनकी अशोई हो सकेगी? देखिए, ये इससे यकीनन जो है वो किसानों को भी रिलीफ मिलेगा, आम लोगों को भी रिलीफ मिलेगा, सेहत के शोबे में भी रिलीफ मिलेगा। और अब जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू किया है हुकूमत ने 1400 अरब रुपए का,
जो 37 लाख कम आमदनी वाले जो घराने हैं, जो लोग हैं, उनको जो है यहाँ पर बिला सूद कर्जे जो हैं वो दिए जाएंगे। और इस तरह की जो इस्लाहात गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ पैकेजेस आ रहे हैं, इसके यकीनन असरात होंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है जो IMF के हवाले से हो रही है कि IMF के अंदर भी जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो अमेरिका है, और IMF के जो फैसले हैं उन पर अमेरिका जो है वो असरअंदाज होता है। तो इस मामले में भी जो है वो जब भी हमारे ऊपर कोई दबाव आता है, प्रेशर आता है, जिस तरह आज कल IMF के हवाले से जो नई डिमांड, जो IMF का जो एनुअल मीटिंग है वाशिंगटन में, उसके शुरू होने से चंद दिन पहले जो IMF की तरफ से नई शराइत आयद की गई हैं कि जो हमारी टैक्सेशन है उसको 5800 अरब रुपये से बढ़ाकर 6100 बिलियन जो है अब वो की जाए, यानी 500 अरब रुपये का जो है उसमें इंक्रीज़ का फौरी मुतालबा IMF की तरफ से कर दिया गया है, जिसमें जो है जिस तरह मुजम्मल असलम बात कर रहे थे एग्जेम्पशंस, वो 300 अरब रुपए की उनमें जो सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन है उनके खात्मे का मुतालबा किया गया है, बिजली का टैरिफ बढ़ाने का मुतालबा किया गया है, जो गर्दशी कर्जे हैं उनको कम करने का मुतालबा किया गया है, और इस तरह की और कई जो शराइत हैं लेकिन वो उनका मुतालबा, लेकिन पाकिस्तान तमाम शराइत जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपने अपने हालात के मुताबिक अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए इस पर ये जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है इस पर भी IMF के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन पाकिस्तान ने उन तहफ़्फ़ुज़ात की इस हवाले से कोई परवाह नहीं की, और शौकत तरीन साहब जो हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच चुके हैं, और वो पाकिस्तान का केस जो है वो IMF का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास शुरू हो चुका है उसमें पेश करेंगे। अच्छा, मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ, जो भी खालिद क़य्यूम बात कर रहे हैं ना कि जो प्रेशर आएगा IMF की तरफ से टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में, बिजली की कीमतों के हवाले से फला, इन्होंने कहा कि नहीं हुकूमत उसके लिए तैयार नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर हुकूमत तैयार नहीं होती फिर IMF के पास क्या मुतबादल है, और अगर हमने IMF का एजेंडा अपने ऊपर मुसल्लत किया तो फिर हमारे पास क्या मुतबादल है? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हुकूमत ना इस वक्त एक IMF के हवाले से एक शदीद इम्तहान से गुजर रही है। ऑलरेडी बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से हम बहुत सारी चीज़ें जो उठ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अब फिर एक सवाल जो पैदा होता है ना वो ये है कि हुकूमत हमारी जो है, और इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो IMF के हवाले से बहुत शदीद अपने रद्द-ए-अमल देते थे। अब उनके मुखालफिन कहते हैं कि जी ये तो ये कहते थे और अब खुद जा रहे हैं। भाई हमारे पास ऑप्शन क्या है? और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप हालात इस सतह पे बिगाड़ के गए। मैं पढ़ रहा था, सलमान या आप में से किसी को याद हो कि किसने कहा था, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये इन्होंने जाते हुए ऐसी मुआशी माइंस बिछा दी, बारूदी सुरंगें बिछा दी, और उनका कहना था कि जहां कदम रखेंगे वो फट जाएगी। और ख्याल ये था, हुकूमत ने तो प्लान किया था कि ये को डिफॉल्ट करवा देंगे, और ये बड़े मुश्किल से निकले। प्रोग्राम खत्म हो रहा है। एक मिनट इस पे मैं कहूँगा कि जो आप तीनों ने महंगाई की बात की और मुजम्मल हसन साहब ने जो उसमें तजवीज़ दी है कि आप टारगेटेड सब्सिडी करें। बिल्कुल ठीक आप गरीबों के वही जो आप सब्सिडी देते हैं वो गरीबों को वही जाती है और अमीरों को भी वही जाती है। इसमें डिफरेंस होना चाहिए, इसमें पहले दिन से काम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपका स्कैंडिनेविया की मिसाल सामने है, वो सब्सिडी देते हैं लेकिन जिनका हक है उनको देते हैं, वो एट रैंडम नहीं देती। इस तरफ हुकूमत को काम करना चाहिए ताकि गरीबों को कोई रिलीफ मिले। बिल्कुल। अच्छा, डॉन का कालम है अहमद बिलाल महमूद साहब का, द नेक्स्ट 20 मंथ्स, उसमें उन्होंने नई कहा कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए, और उन्होंने कहा जी भी ठीक है, EVM और ओवरसीज़ को वोट का हक मिलना चाहिए, नई मरदमशुमारी होनी चाहिए। ये वही सारी चीज़ें हैं जो हम माजी में डिस्कस कर चुके हैं, और वो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन के वो हवाले से उन्होंने कहा ये सारी कुछ हो रहा है, लेकिन ये कालम एक ओवरऑल जो हमारे मुल्क के अंदर इंतखाबी सिचुएशन है उसको इंडिकेट तो करता है। राना साहब, ये मसूफ़ जिन्होंने ये कालम लिखा है उन्होंने सारी जो तजावीज़ अपने कालम में दी हैं वो हुकूमत को सामने रख कर दी हैं, लेकिन उसमें मैंने देखा कि अपोजिशन के लिए
उनकी तरफ से कोई प्रपोज़ल और कोई तजवीज़ इस बहरान के, इन चीज़ों के हल के लिए, मसाइल के हल के लिए नहीं दी गई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये मसूफ जो हैं, ये माजी में भी नून लीग की जब हुकूमत थी तो उनके साथ इनके बड़े गहरे मरासम थे और बड़े जो माली फ़वायद हैं इस अपनी NGO के हवाले से, अब वो भी नून लीग की हुकूमत से अब वो लेते रहे हैं और अब भी उनके मुफादात जो हैं वो नून लीग के साथ जुड़े। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ तक खत्म हो रहा है। मैं भी ख़त्म कर रहा हूँ बात कि सबसे अहम बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब को आपको पता है सर्वे छुपाने का बड़ा शौक होता था अपनी पॉपुलैरिटी का, तो उनके जो इस तरह के सर्वे जो उनकी फरमाइश पर बनते थे वो भी ये मसूफ बना फरमाइशी सर्वे जितने थे हाँ जी वो ये बनाते थे। सर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और जाते हुए एक अच्छी खबर ये कि पूरे पाकिस्तान में चिरागा है और रबीउल अव्वल के हवाले से जो अशरा मनाया जा रहा है वो नज़र आ रहा है कि एक इस्लामी मुल्क है और हम नबी मुकर्रम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और पूरा पाकिस्तान इस जश्न का हिस्सा बन रहा है। पंजाब हुकूमत ने 12 रबीउल अव्वल तक ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें गानों पे पाबंदी लगा दी है और कहा गया है कि 12 रबीउल अव्वल तक अगर आपने कुछ चलाना है तो नाते चलाएं। ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं शायद अल्लाह ताला ने खुद फरमाया था कि वारफाना ला का जिक्र, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, हम उसका हिस्सा हैं आज और हमें फ़ख्र है कि हम उस जिक्र को बुलंद करने वाले लोगों में शामिल हैं। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।